बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगला जो टॉपिक है हमारा वो WBC से रिलेटेड है। आपको मालूम है कि हम जो है वो ब्लड के हवाले से इस वक्त स्टडी कर रहे हैं। तो जो ब्लड के जो प्लाज्मा था, जो लिक्विड पोर्शन था वो कर लिया है, उसके जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। RBCs का कंप्लीशन हो गया है और अब ये जो है WBCs का जो टॉपिक है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। WBCs या वाइट ब्लड सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बेसिकली हमारी जो बॉडी है उसमें डिफेंस का काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ल्यूकोसाइट्स आर वाइट ब्लड सेल्स, मोबाइल यूनिट्स विच आर बॉडीज प्रोटेक्टिव सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा, अब जो WBCs हैं वो दो जगहों पे बन रहे होते हैं। जो आपके पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक जो है जो अब ब्लड के अंदर सर्कुलेट होते हैं और बोन मैरो से बनते हैं, और दूसरे सेल्स वो होते हैं जो ब्लड में सर्कुलेट होते हैं लेकिन वो लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर बनते हैं, लिम्फ के थ्रू सर्कुलेशन में आते हैं। तो एक जरा से लंबा प्रोसेस लेकर आते हैं। तो दो सेल्स आर फॉर्म्ड इन पार्शियल lymphoid tissues, whereas the bone marrow is producing the remaining cells। जो आपके ग्रेन्युलोसाइट्स हैं और जो मोनोसाइट्स हैं वो आपके जो हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो आपके प्रोड्यूस होते हैं लिम्फोइड टिश्यू के अंदर। अच्छा, after formation, they are transported in the blood to different parts of the body where they are needed. The real value of WBCs is that most of them are specifically transport to areas of the serious infections and inflammations. ये सबसे important चीज़ है कि आपके जो WBCs हैं वो usually as such कोई खास फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो उस वक्त शुरू होता है जब आपकी बॉडी जो है वो किसी किस्म के रिस्क पर आ जाती है, किसी किस्म का जो है वो फॉरेन अटैक होता है उसके ऊपर, या किसी किस्म का जो है वो आपको इंजरी होती है, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही होती है, तब आपके जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो अपना, यानी जो आपकी जो WBCs हैं जिनको ऑल टुगेदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी कहा जाता है, वो एक्शन में आ जाते हैं। अच्छा जी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो जो नॉर्मल जो सर्कुलेशन में जो आपके पास WBC काउंट है वो कितना होना चाहिए? 7000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं 7000 से 11000 की एक रेंज है, या 4000 से 11000 की जो रेंज है जिसके अंदर आपके WBCs होते हैं, आप इसको कंपेयर करें RBCs के काउंट के साथ 4.5 to 5.5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, जबकि उसी एरिया के अंदर WBCs का काउंट कितना है? 4000 to 11000 की रेंज है, मीडियन जो है उसका 7000 है। 7000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, बहुत बड़ा फर्क है। यानी आपको ओकेजनली WBCs नजर आएंगे, ज्यादातर क्या नजर आते हैं? RBCs दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि आपके जो WBCs हैं इनको हम इस तरह से जो है वो क्लासिफाई कर रहे होते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दूं। जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर जो सेल्स हैं, ये जो तीन जो आपको शुरू में नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है जी। जबकि जो ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब क्या है कि जो इनका जो साइटोप्लाज्म है दैट्स फिल्ड विद ग्रेन्यूल्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, मैंने पिछली किसी क्लास में डिस्कशन किया था कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उनकी जो है ना वो उनके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक लार्ज ग्रेन्यूल्स होते हैं, एक स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं। जो लार्ज ग्रेन्यूल्स होते हैं वो अज़ीरोफिल ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं, और जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो लाइफोसोम्स कहलाते हैं। बेसिकली दोनों का फंक्शन क्या होता है कि किसी भी किस्म का जो इन्फ्लेमेटरी या जो टॉक्सिक एजेंट आपकी बॉडी में एंटर हुआ है, आपकी बॉडी को उससे निजात दिलाने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये जो लास्ट वाले दो सेल्स हैं ये कहलाते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। यानी ये वो सेल्स हैं जिनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रैन्यूल्स विजिबल नहीं हो रहे होते। इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं है कि इसके अंदर मौजूद नहीं होते, लेकिन ग्रैन्यूल्स विजिबल होते नहीं है। ठीक है जी। अब अगर आप इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर उसको देखते हैं तो दिस इज 62% टोटल का। यूसिनोफिल्स 2% होते हैं, बेसोफिल्स जो होते हैं वो 0.4% तक होते हैं। मोनोसाइट्स आर ऑफ 5.3%, लिम्फोसाइट्स आर 30%। अच्छा, अब यहाँ पे इससे पहले जो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये भी याद रखने वाली है कि अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम एवरेज बोल रहे हैं 7000 WBCs का, और मैंने आपको क्या बताया कि रेंज इज 4000 to 11000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप
नीचे की तरफ आए, इस वाली पिक्चर को अगर आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि WBC काउंट की एक एज रेंज भी है। ठीक है जी, जो न्यू बॉर्न होते हैं वो बच्चे जो होते हैं उनके अंदर क्योंकि डिफेंस की ज्यादा जरूरत होती है, वो बहुत क्लोज और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से बाहर आए होते हैं और उनको जो है उस टाइम पे किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इनको 9,000 से 30,000 की नॉर्मल रेंज रखी गई है। हालांकि अगर किसी एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 30,000 अगर WBC काउंट हो जाए तो दैट मीन्स कि बहुत सिवियर किस्म का इन्फेक्शन हुआ हुआ है। लेकिन अगर उसी के मुकाबले में अगर आप एक न्यूबॉर्न को देखते हैं तो 30,000 जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर आता है। 30,000 से अबव जाएगा अगर WBC काउंट, तो उसका मतलब है कि बेबी को जो है वो कोई प्रॉब्लम है। अंडर द एज ऑफ 2 यानी न्यू बॉर्न्स के बाद, न्यू बॉर्न को आप तकरीबन 10 से 15 दिन तक का जो बेबी होता है उसको न्यू बॉर्न कहते हैं, उसके बाद आप उसको न्यू बॉर्न नहीं कह रहे होते। तो उसके बाद जो है चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, वो चाइल्ड जो है वो फ्रॉम डे 15 या चलो बहुत भी कर लें तो 1 मंथ का जो बेबी है वहां से लेके अंडर द एज ऑफ 2 ईयर्स तक, यानी आप समझ लें 23 मंथ्स तक का जो बेबी है, 2 ईयर्स का मतलब यही होगा ना, 12 मंथ का 1 साल का बच्चा हो गया और 24 मंथ्स का 2 साल का बच्चा हो गया, तो 24 से कम यानी कि आप समझ लें कि 23.5 मंथ्स तक का जो बेबी है उस तक जो WBC काउंट है वो कितना होगा, 6,200 से लेके 17,000। यानी अब जो है ये जो नॉर्मल रेंज है वो 30,000 से कम होके 17,000 तक की मैक्सिमम पे आ जाती है। अबव 2 एंड जो अडल्ट होते हैं उनका 5,000 से लेके 10,000, कभी कहीं कहीं पे भी 4,000 से 11,000 की जो जरा ब्रॉडर रेंज भी बना दी जाती है, उसके अंदर ये WBC होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स तीनों के अंदर ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं और ये जो ग्रैन्यूल्स हैं जैसे मैंने आपको बताया आइदर अज़ूरोफिल ग्रैन्यूल्स होते हैं या फिर लाइसोसोम्स होते हैं। उनका काम क्या होता है, डिस्ट्रक्शन कॉज करना। मोनोसाइट्स बेसिकली सर्कुलेशन में कम होती है। इसकी वजह यह है कि मोनोसाइट्स यूजुअली सर्कुलेशन छोड़ के टिश्यूज में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, टिश्यूज में जाके ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू मैक्रोफेजेस। ठीक है जी, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैक्रोफेजेस इन द टिश्यूज। सो ऑब्वियसली वहां पे जाके इसका जो काउंट है वो बढ़ जाता है, लेकिन सर्कुलेशन में चूंकि ये जैसे जैसे बनते जा रहे होते हैं वैसे वैसे जाके टिश्यूज में सेटल डाउन हो रहे होते हैं और अगर उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है तो ये बन ही नहीं रहे होते हैं। जब तक जरूरत ना हो, मोनोसाइट्स नहीं बन रहे होते, तो ऑब्वियसली जो फेयर बैलेंस है ऑफ 5.3% इज यूजुअली मेंटेन्ड। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो 30% हैं, इसको आगे पीछे नहीं किया जाता। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर फॉर्मेशन की बात करते हैं। ये स्लाइड्स आपको RBC काउंट की जो वो था प्रोसेस था उसके अंदर भी बताई गई थी और वहां पे मैंने आपको जो है ये वाला जो पोर्शन था, ऊपर वाला जो पोर्शन था वो डिस्कस किया था। अब हम आ जाते हैं प्लूरिपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स के ऊपर, जो अब जो है वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन में जाके, जैसे मैंने आपको बताया था, या तो ब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं या फिर GM में कन्वर्ट होते हैं या फिर M में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ GM। Here we are talking about the GM कि अब जो colony forming unit in the spleen है that is transformed into colony forming unit GM यानी granulocytes and monocytes। ठीक है जी, अब इसमें जब ये कन्वर्ट होता है तो उसके बाद ये क्या बनाता है, जैसे आपको बताया ग्रेन्युलोसाइट्स बनाता है या फिर मोनोसाइट्स बनाता है। ग्रेन्युलोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, अज़ीरोफिल ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम प्लस लाइसोसोम्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, या तो ग्रैन्यूल ये होते हैं या फिर ये होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर उसके बाद फिर मोनोसाइट्स जो हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये इनके जो है वो क्या कहते हैं, ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं और वो इनको फिर डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन ग्रैन्युलोसाइट्स या मोनोसाइट्स। अगर तो जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि GMCSF। अब ये जो GMCSF है ये क्या है, ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये यहाँ पे काम करता है ताकि आपके जो सेल्स हैं वो ग्रैन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स बना सकें। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास आता है GCSF और MCSF। जो GCSF है वो ग्रैन्युलोसाइट्स बनवाता है
और जो MCSF है वो मोनोसाइट्स बनवाता है। अब ये जो मोनोसाइट्स बनते हैं, दे आर आफ्टर एंटरिंग द टिश्यू दे आर कन्वर्टेड इनटू मैक्रोसाइट्स, जैसा कि हम जानते हैं, एंड दीज मैक्रोसाइट्स आर नोन एज मैक्रोफेजेस। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। अब भाई इसको अगर आगे किस तरह से ये चल रहा है इंडिविजुअल स्टेप्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से देखो, आपके लिए मैंने ये पिक्चर रखी है, ये गाइडलाइन में मौजूद है, आप वहां से इसको अच्छी तरह से देख भी सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में आपको ये चीज देखनी है, ये जो नंबर 1 है ना, नंबर 1 इज माइलोब्लास्ट, सो दिस इज बेसिकली योर माइलोब्लास्ट सेल। ठीक है जी, 2 नंबर पे आ रहा है आपके प्रोमाइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट। नाउ दिस प्रोमाइलोसाइट इज देन कन्वर्टेड इनटू, अगर मेगाकैरियोसाइट की तरफ जाएगा तो ये प्लेटलेट फॉर्मेशन की तरफ चला जाएगा, लेकिन अब हमारे पास क्या है, नंबर 4 पे न्यूट्रोफिल माइलोसाइट आ जाता है, न्यूट्रोफिल माइलोसाइट, देन इट्स कन्वर्टेड इनटू यंग न्यूट्रोफिल। अच्छा, अब देखो आप इसके साथ जैसे जैसे ये स्टेप्स चेंज होती जा रही हैं, आपके न्यूट्रोफिल का की जो शक्ल है वो चेंज होती जा रही है। यहाँ पे न्यूक्लियस का शेप देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस का शेप देखिए, और यहाँ पे न्यूक्लियस का शेप देखिए। नाउ नंबर 6 जो है वो है बैंड न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट एंड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, यानी ये अब यहाँ पे आ गया कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर जो है आपका न्यूट्रोफिल है, ये फाइनल फॉर्म है न्यूट्रोफिल की, जिसके अंदर इसके पास जो है इसके जो न्यूक्लियस होता है वो 4 ग्लोबुलर हेड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, और साथ में इसके जो हैं वो इसकी जितनी भी जो ग्रैन्यूल्स हैं वो बहुत विजिबल हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं व्हाइट कलर के बहुत सारे ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अगर वो न्यूट्रोफिल्स नहीं बन रहे हैं तो इओसिनोफिल माइलोसाइट में कन्वर्जन हो जाती है। नंबर 8 अगर आप देखें तो ये रहा eosinophil माइलोसाइट इज देन कन्वर्टेड इनटू eosinophil मेलामाइलोसाइट, एंड उसके बाद फिर आता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर eosinophil। अच्छा, यहाँ पे अगेन पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर eosinophil जो है, इसके अंदर जो है आपके पास वो होता है, क्या कहते हैं, वैसे तो इसमें 2-3 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो हमने इसकी जो पिक्चर जो यूजुअली जो डिफरेंशिएट करने के लिए आप रखते हैं eosinophil को न्यूट्रोफिल से, क्योंकि न्यूट्रोफिल के अंदर जो है वो 4 न्यूक्लियर सर्कल्स होते हैं, जबकि जो आपका जो क्या कहना चाहिए, जो eosinophil होता है उसके अंदर आपके पास 2 होते हैं, यानी बेसिकली कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियाई का, यूं करके। या फिर जो है दूसरा जो तरीका है जो ये कि वो किया तो फ्लावर शेप का न्यूक्लियस इस तरह का कुछ बन जाता है। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपके पास आता है 11 नंबर पे बेसोफिल माइलोसाइट। बेसोफिल से जो है वो फिर बेसोफिल बनते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बेसोफिल सेल्स बनते हैं। इसका शेप ये होता है, बायलोब न्यूक्लियस होता है इसका। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें थोड़ी सी यहीं पे एक डिस्कशन कर लेते हैं कि जो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं वो एक तो स्टेप्स ज्यादा हैं लेकिन क्वांटिटी सबसे ज्यादा है में बन रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, उनके स्टेप्स भी कम है। रीजन स्टेप्स कम होने के मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर सकती क्योंकि बुक में इतना एसच मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी होती है। क्यों? इसलिए कि these are the first line defense cells, first line defense cells in acute inflammation। ठीक है जी, यानी सबसे पहले जो अगर आपकी बॉडी को किसी भी किस्म की कोई इंजरी होती है उसके नतीजे में बॉडी एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो जो अक्यूट कंडीशन होती है जिसमें बहुत तेजी के साथ इन्फ्लेमेशन आती है और वो जो कंडीशन है दैट इज बेसिकली हैंडल्ड बाय न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब वही चीज जब क्रॉनिक की तरफ चली जाती है तो फिर आपके मोनोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके मोनोसाइट्स जो है वो यूजुअली फिर उनसे काम लिया जाता है। जबकि उसके मुकाबले में जब अगर आप यूसिनोफिल्स की बात करते हैं तो यूसिनोफिल्स यूजुअली जो आपके एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक एस्थमा हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, या किसी भी किस्म की कोई एलर्जी कंडीशन हो गई उसमें, या फिर जो बॉडी के अंदर जो वर्म्स की जो इन्फेस्टेशन होती है, लाइक आपके लॉन्ग जो टेप वर्म्स हो गए, राउंड वर्म्स हो गए, या स्कैरिस टाइप जितने भी वर्म्स की जो पैरासिटिक इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शंस हैं
उनके अंदर आपके जो इओसिनोफिल्स हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो आपके पैरासाइट्स होते हैं उनकी किलिंग और डिग्रेडेशन का काम जो है वो इओसिनोफिल्स कर रहे होते हैं। इसके बाद फिर बेसोफिल्स आ जाते हैं। बेसोफिल्स सबसे कम क्वांटिटी में होते हैं, और ये याद रखने वाली बात है कि अगर बेसोफिल्स बढ़ रहे हैं किसी भी वजह से, अगर आप WBC काउंट चेक कर रहे हैं और उसके अंदर आपको बढ़े हुए बेसोफिल्स नजर आ रहे हैं, तो मेक श्योर दैट दोज बेसोफिल्स आर बेसिकली टेलिंग यू दैट सम काइंड ऑफ कैंसरस ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, क्योंकि बेसोफिल्स यूजुअली कैंसर्स के साथ ही बढ़ते हैं यूजुअली, वरना और किसी भी कंडीशन में आपको बेसोफिल्स की क्वांटिटी बढ़ी हुई नहीं मिल रही होती है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास आ जाते हैं मोनोसाइट्स। तो ये 13, 14, 15 एंड 16 इज दी मोनोसाइट फॉर्मेशन प्रोसेस, और यहाँ पे आके ये मोनोसाइट्स बन जाते हैं। बोन मैरो में मोनोसाइट बनने के बाद सर्कुलेशन में रिलीज होते हैं, और सर्कुलेशन में रिलीज होने के बाद व्हेन दे सेटल इन द टिश्यूज दे आर कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस। ठीक है जी। नाउ जिस भी टिश्यू में मैक्रोफेज जाके सेटल डाउन होते हैं वहां पे उसी के हिसाब से अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट योर सेल्स विच आर परफॉर्म्ड इन द बोन मैरो, विच आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। और उसके बाद फिर आपके पास आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट से आपको जो है दो तरह के लिम्फोसाइट्स मिलते हैं जो कि आपको बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड कर होते हैं। वन इज नोन एज टी लिम्फोसाइट and the other one is known as B lymphocyte। ठीक है जी। टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली आपको क्या देते हैं, सेल्यूलर इम्यूनिटी, और बी लिम्फोसाइट्स आपको देते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इसको हम आगे ज्यादा तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब ये वाली आप पिक्चर देखिए अगर, तो इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बेसिकली ये एक जो सिनेरियो है ये इन्फ्लेमेशन का सिनेरियो है। ठीक है जी। जो प्रॉब्लम है, जो मतलब जहाँ पे इंजरी हुई है वो ये साइट है, जो आपकी ये साइट है जहाँ पे इंजरी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर इंजरी होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, और ये केमिकल मीडिएटर्स क्या करते हैं कि ये आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो सर्कुलेशन में होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, और वो जो न्यूट्रोफिल्स है वो वहां से मूव करते हैं, प्रैक्टिकली मूव करते हैं और आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपका ये जो ब्लड वेसल है इसके अंदर फ्लो अफेक्ट होता है, ब्लड फ्लो। उस ब्लड फ्लो के अफेक्ट होने के नतीजे में आपके जो ब्लड सेल्स हैं जो कि सेंटर में मूव कर रहे होते हैं वो सेंटर से हट के पेरिफेरी पर आ जाते हैं। जब ये पेरिफेरी पे आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, पहले मार्जिनेशन होती है, रोलिंग होती है। रोलिंग होने के बाद ये सेल्स जो हैं वो एडहेयर कर जाते हैं टू द वेस्कुलर वॉल, और वहां से फिर ये एडहेयर करने के बाद ये मूव करते हैं ट्रांसमाइग्रेशन के थ्रू फ्रॉम द ब्लड वेसल टू द टिश्यू। ठीक है, टिश्यू में आने के बाद ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन बाय द केमिकल मीडिएटर, केमिकल ग्रेडियंट। तो जो केमिकल ग्रेडियंट के थ्रू जो सेल्स की जो मूवमेंट होती है उसको हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। ठीक है जी। तो ये जो कीमोटैक्सिस है उसके वजह से क्या होता है कि जहाँ 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 से केमिकल स्टिमुलस आ रहा होता है, जो कि ऑब्वियसली इंफ्लेमेटरी साइट से आ रहा है, तो सेल्स जो है वो मूव करते हैं ऑल द वे फ्रॉम द ब्लड वेसल टिल द एरिया वेयर इट इज बेसिकली the chemotactic substance is being released from there। तो अब यहाँ पे आने के बाद पे यहाँ पे जो है वो जो WBCs होते हैं उनकी मर्जिंग हो जाती है, और जिसके नतीजे में आपको इस तरह से जो टिश्यू होता है उसकी अपीयरेंस मिलती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपको जो है हमेशा याद रखिएगा कि न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि इसके मुकाबले में अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो जो टिश्यू में ऑलरेडी मौजूद मैक्रोफेजेस हैं दे टेक अप द लीड और फिर वो स्टार्ट करवाते हैं। अगर तो यही एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर मैक्रोफेजेस जो हैं वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये थोड़ा सा एक डिटेल है टेबल के हवाले से कि न्यूट्रोफिल्स जो है उसका जो डायमीटर है वो 10 to 12 माइक्रोन का होता है। जो नॉर्मल रेंज जो है वो 6 to 2% है। इंक्रीज जो है वो अक्यूट स्ट्रेस, इन्फेक्शन, गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो भी कंडीशंस हैं जो कि अक्यूट कंडीशंस की तरफ लीड कर सकती हैं उधर लेकर जाता है।
अच्छा, डिक्रीज कंडीशन जो हैं उसमें ये कि जी कीमोथेरेपी अगर है या वायरल इन्फेक्शंस हैं तो उसके अंदर आपका न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो डिक्रीज होता है। लाइफ स्पैन जो है वो 6 आवर्स से लेके फ्यू डेज तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इसकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की होती है। इओसिनोफिल्स का जो डायमीटर है वो 13 टू 14 माइक्रॉन्स का होता है। 2.3% नॉर्मल रेंज आती है। एलर्जिक और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में ये होता है। इओसिनोफिल या इओसिनोपिनिया जो है वो यूजुअली आपको मिलता है कुशिंग सिंड्रोम के अंदर या ब्लड स्ट्रीम में अगर सेप्सिस वगैरह हो गई है तब आपको मिल रहा होता है। 8 टू 12 डेज का इसका सर्कुलेशन के अंदर हाफ लाइफ है। टिश्यूज के अंदर 8 टू 12 डेज है, अगर सर्कुलेट करता है 4 से 5 आवर्स तक के लिए। ठीक है, इसका जो शेप है वो इस तरह का है। इसके बाद बेजोफिल्स जैसे मैंने बताया कि बहुत कम होता है। यूजुअली बढ़ने के लिए इसके डायबिटीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, इसमें ये बढ़ रहा होता है। यूजुअली कार्सिनोमा जो होते हैं उनके अंदर ये बढ़ता है। बेजोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन में बेजोफिल्स की क्वांटिटी कम हो जाती है। इसका फ्यू आवर्स से लेके फ्यू डेज तक का लाइफ स्पैन होता है। लिम्फोसाइट 7 टू 8 माइक्रॉन्स का इसका डायमीटर होता है। 30% इसकी अवेलेबिलिटी है। किसी भी किस्म की जो भी इन्फेक्शंस हैं उसके अंदर ये बढ़ा हुआ होता है। कीमोथेरेपी, HIV इन्फेक्शंस, ल्यूकीमिया, सेप्सिस वगैरह में इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। मेमोरी सेल्स जो हैं उनका लाइफ स्पैन ईयर्स तक का रहता है। अगर तो ज़रूरत है अक्यूट इन वो हो रहा है, क्या कहते हैं, अक्यूट कंडीशन है जिसमें एकदम से बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ी है तो ये सेल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी डिग्रेड करेंगे, वरना ये अपना लाइफ स्पैन पूरा कर रहे होते हैं। मोनोसाइट्स जैसे आपको बताया था 16 टू 18 माइक्रॉन्स का इसका डायमीटर होता है। और उसके अलावा जो है वो 5.3% इसकी वो है नॉर्मल अवेलेबिलिटी है मोनोसाइट्स की सर्कुलेशन में। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की जो डिजीज़ हैं, टीबी, वायरल इन्फेक्शंस वगैरह, उसमें ये बढ़ा हुआ होता है। ब्लड इन्फेक्शंस हो गए, कीमोथेरेपी में क्वांटिटी गिर जाती है, आवर्स टू डेज तक रहता है। और अगर ये टिश्यू में चला गया है तो फिर मंथ्स से ईयर्स तक के उसका टाइम पर लाइफ स्पैन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन में जो रोल है न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस का वो ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन है क्या चीज़। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन इज द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट एनी इंजूरियस एजेंट, इंजूरियस एक्ट या इंजूरियस एक्टिविटी दैट्स टेकन प्लेस इन द बॉडी। अब इन्फ्लेमेशन जो है वो सिंपल ये भी हो सकता है कि अगर आप सबसे सिंपलेस्ट चीज़ ले रहे हैं कि कोई पिन है, वो पिन गलती से आपको चुभ गई तो आपको महसूस होता है थोड़ा 1-2 घंटे तक उसमें दर्द रहता है, थोड़ी सी सूजन हो जाती है जिस जगह पे पिन चुभी होती है। तो दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट इज टेकिंग प्लेस आफ्टर any kind of injurious agent that has been exposed to your body is known as inflammation. अच्छा, सबसे पहले जो इन्फ्लेमेशन का जो मेजर रोल है वो ये कि वॉलिंग ऑफ होती है, यानी कि वो जगह जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है उस एरिया को आइसोलेट कर दिया जाता है। वहाँ से जो फ्लूइड है वो बेयरली मूव करता है बाकी जगह पे, ताकि जो इन्फ्लेमेशन है उसके स्प्रेड को बॉडी के दूसरे पार्ट्स के अंदर रोका जा सके। टिश्यू मैक्रोफेजेस जो हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन के तौर पे आते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं बेसिकली कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होता है उसको इनगल्फ करते हैं। इनगल्फ करने के बाद उसको डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड करके उसका जो एंटीजेनिक पार्ट होता है उसको अपने सरफेस पे एक्सप्रेस कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेस हो जाता है सरफेस पे तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट करती है। एंड दीज मैक्रोफेजेस बेसिकली अट्रैक्ट द लिम्फोसाइट्स टू प्रोवाइड यू इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शंस। न्यूट्रोफिल्स इन्वेजन होता है इन्फ्लेम्ड एरिया में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अच्छा, यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है और जिस जगह पे टिश्यू डैमेज हुआ है वहाँ पे भी मैक्रोफेज तो चूंकि हर जगह मौजूद हैं, तो मैक्रोफेजेस यहाँ से क्या करते हैं कि न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट करने के लिए केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं और वो न्यूट्रोफिल्स को फिर एक्टिवेट करते हैं। न्यूट्रोफिल्स उसकी वजह से ब्लड वेसल से निकल के टिश्यूज में आते हैं। जो पहले आपको फिगर दिखाई थी उसके हिसाब से फिर काम होता है। acute increase in the number of neutrophils in the blood, that is known as neutrophilia। कोई भी अगर कंडीशन है, पेशेंट को बुखार है, कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं हो रही, सिंपली आप ब्लड सीपी करवाते हैं और अगर आपका 11,000 से अबव अगर न्यूट्रोफिल काउंट आ रहा है
और उसमें 65% से ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन मिल रही है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि फिर आपने उस जो भी पीछे कॉज रहा हो, कोई ऑर्गेनिज्म है या पीछे किसी भी किस्म की कोई इंजरी हुई जिसके नतीजे में ये बुखार वगैरह है, तो फिर आपको उसको चेक करना होगा, कॉज को रिलीज करना होगा। से फॉर एग्जांपल गन शॉट इंजरी है, तो गन शॉट इंजरी है तो ऑब्वियसली उसके लिए पहले बुलेट रिमूव की जाएगी, सर्जरी होगी, वो तमाम चीज़ें होने के बाद एंटीबायोटिक कवर दिया जाएगा, फिर जाके जो है वो कंडीशन और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स दिए जाएंगे ताकि फिर जो है वो जो इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल में लाया जा सके। वरना अगर इन्फ्लेमेशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो दैट कैन लीड टू वेरी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस एज वेल। सेकेंड जो मैक्रोफेज इन्वेजन होता है वो इन्फ्लेम टिश्यू के अंदर वो थर्ड लाइन डिफेंस है, यानी उसके बाद क्या होता है कि जिन मोनोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं, और जो मोनोसाइट्स जो हैं वो क्योंकि मोनोसाइट्स की जैसे मैंने आपसे बताया कि आमतौर पर 5.3% के ऊपर मोनोसाइट्स की जो नंबर है उसको मेंटेन रखा जाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मजीद मैक्रोफेजेस की जरूरत पड़ रही है तो मजीद मोनोसाइट्स पहले सिंथेसाइज होंगे इन द बोन मैरो, फिर वो सर्कुलेशन में आएंगे, सर्कुलेशन में आने के बाद फिर वो इन्फ्लेम टिश्यू तक पहुंचेंगे, उसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है जी, तो ये वो जो 2-3 दिन होते हैं उसमें न्यूट्रोफिल्स टेक केयर कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर मतलब अगर उस वक्त तक न्यूट्रोफिल्स की वजह से काम हो गया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो फिर मोनोसाइट्स टेक ओवर कर लेते हैं और फिर वो टिश्यू में जाके मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होके फिर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको क्रॉनिक साइट की तरफ लेके जाना शुरू कर देते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स मोनोसाइट बाय बोन मैरो इज द फोर्थ लाइन, जैसे मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। फीडबैक कंट्रोल है, अगर जिस टाइम पे भी आपका जो मतलब काम कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद एक नेगेटिव फीडबैक लूप बनता है और फिर वो आपके जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी रिलीज रुक जाती है, ताकि जब वो रिलीज रुकेगी तो फिर सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो भी रुक जाएगी। तो इस तरह से फीडबैक कंट्रोल रखा जाता है कि जी अब काम हो गया है, नेगेटिव फीडबैक लूप बन गई है, तो उसके नतीजे में जो है अब वो मजीद सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूजुअली एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि पस फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ व्हाट इज अ पस? इट इज द कलेक्शन ऑफ डेड टिश्यू एंड द इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस इन द इन्फ्लेम्ड एरिया। ठीक है जी, अब ये पस यूजुअली अगर बन गया है तो ये लिक्विफाइड काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है। ये पस जो है इसको ड्रेन करना ज़रूरी होता है यूजुअली, क्योंकि अगर ये पस ड्रेन नहीं होगा तो आपको टिश्यू की जो हीलिंग है उसमें हिंड्रेंस आती रहेगी। तो पस फॉर्मेशन क्यों होती है? क्योंकि आपके अगर फॉर एग्जांपल एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो न्यूट्रोफिल्स जो हैं उनका काम क्या होता है कि वो एक इन्फेक्शस एजेंट को मारने के बाद खुद भी मर जाते हैं। ठीक है जी, तो से फॉर एग्जांपल आपके 100 इन्फेक्शियस एजेंट्स थे, तो 100 इन्फेक्शियस एजेंट्स को मारने वाले जो 100 न्यूट्रोफिल्स हैं वो भी साथ में मरेंगे। कभी कभी ये होता है कि इन्फेक्शियस एजेंट बड़ा होता है तो 4-5 न्यूट्रोफिल्स एक साथ मिलके जाइंट सेल बनाते हैं और वो जाइंट सेल फिर जो है वो मिलके फिर किलिंग करता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म की किलिंग करता है। अब वो किल कर दिया उसने ऑर्गेनिज्म को, खुद भी किल हो गया। अब एक ऑर्गेनिज्म पे 5 मर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल पस फॉर्मेशन में मैं ये कह रही हूँ वन ऑर्गेनिज्म 1 न्यूट्रोफिल, 100 के ऊपर कितने हो गए? 100 न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, टोटल मिला के जो टोटल सेल्यूलर मास कितना आ गया? 200 का लोड आ गया। से फॉर एग्जांपल 100 ऑर्गेनिजम्स हैं और हर ऑर्गेनिज्म को 5 न्यूट्रोफिल्स ने मारा, तो टोटल मिला के आपके पास 500 न्यूट्रोफिल्स प्लस 100 यानी 600 का सेल्यूलर लोड हो गया। अब ये जो सेल्यूलर लोड है ये डाइड सेल्स हैं और साथ में ऑब्वियसली आपको मालूम है कि कोई भी जो न्यूट्रोफिल्स और ऑर्गेनिज्म की जो इंटरेक्शन होती है वो एक तरह से समझ लें बैटलफील्ड होती है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि बैटलफील्ड में जब जंग खत्म हो जाती है तो बैटलफील्ड की हालत क्या हो जाती है। आपका जो टिश्यू है जहाँ पे ये बैटल हो रही है, इन्फ्लेमेटरी बैटल हो रही है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड न्यूट्रोफिल्स, वो भी एक बैटलफील्ड का मंजर पेश कर रही होती है। तो उसमें जो लोकल एरिया पे जितने भी टिश्यूज होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, तो वो प्लस ऐड कर दें आप लोकल सेल्स, ये सब का कॉम्बिनेशन मिलके आपका क्या बनता है? पस। एंड दैट पस हैज टू बी ड्रेन। अगर वो नहीं ड्रेन होता है तो आपका इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, मेरा ख्याल है ये मतलब मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करके आसान अल्फाज में करके बताने की कोशिश की है। बुक में से इसका टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी पढ़ने में। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो रही है। सबसे पहले जो है मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो गए। मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होने के बाद ये कुछ केमिकल मीडिएटर्स हैं जो वो रिलीज करते हैं TNF अल्फा इंटरल्यूकिन 1।
ठीक है, उसके नतीजे में क्या होता है, एंडोथेलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये जो एक्टिवेशन होती है उसके नतीजे में क्या होता है कि इस एक्टिवेशन के नतीजे में आपके कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं, और ये कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स लाइक GMCSF ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट, G ग्रैनुलोसाइट, M मोनोसाइट, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, ये रिलीज होने के बाद बोन मैरो में जाते हैं और ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट्स की तादाद को बढ़ा देते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जब जल्दी में काम होता है तो वो एंडोथेलियल सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट का सहारा नहीं लेता, डायरेक्ट काम करता है। तो ये जो कंडीशन है जहाँ पे डायरेक्ट काम हो रहा है ये आपकी अक्यूट कंडीशन है, अक्यूट इन्फ्लेमेशन। और जहाँ पे एंडोथेलियम और फाइब्रोब्लास्ट और लिम्फोसाइट्स की एडिशन हो रही है ये हो जाएगा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर बेसिकली ये तो था जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। अब इसमें दो कंडीशंस हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। एक है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब है, ल्यूको मीन्स WBCs एंड पीनिया मीन्स डिक्रीज काउंट। तो ल्यूकोपीनिया क्या हो गया, डिक्रीज काउंट ऑफ WBCs को ल्यूकोपीनिया कह रहे हैं। तो प्रोडक्शन इज डिक्रीज, यानी नंबर ऑफ WBCs इज डिक्रीज 2 days के अंदर अगर प्रोडक्शन लॉस हो गई है तो बॉडी जो है वो सिवियर किस्म के इन्फेक्शंस को अंडरगो कर सकती है। क्योंकि अगर आपने नोट किया हो कि तमाम के तमाम जो WBCs हैं उनका जो लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो सेवरल डेज का है। ठीक है, तो जब सेवरल डेज का लाइफ स्पैन है तो पीछे से अगर उनको बैकअप नहीं मिलेगा तो जो ऑलरेडी सर्कुलेटिंग WBCs हैं वो तो विद इन नो टाइम खत्म हो जाएंगे। पीछे से अगर बन के नए नहीं आ रहे हैं तो आपको जो डिफेंस प्रोवाइड हो रही है वो डिफेंस प्रोवाइड होना बंद हो जाएगी। ठीक है जी। तो दैट कैन मल्टीपल जो ऑर्गेनिजम्स है उसके साथ एक्सपोजर कराएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नॉर्मल फ्लोरा के तौर पे काम कर रहे होते हैं, यानी दे आर प्रेजेंट, दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू कॉज एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन वेयर दे आर प्रेजेंट। ठीक है, लाइक GIT के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो GIT में इन्फेक्शन नहीं कॉज करेंगे, लेकिन यही GIT के ऑर्गेनिजम्स अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चलेगा तो ये लाजमी इन्फेक्शन कॉज करेंगे। अच्छा, अब ये जो चीज़ है इनको इनकी प्लेस पे रखने का काम जो है वो आपके WBCs कर रहे होते हैं। अब अगर किसी भी वजह से कोई भी वजह हो गई और जिसकी वजह से WBCs जो हैं वो नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, मतलब मौजूद ही नहीं है, सर्कुलेशन में नहीं है, क्या वजूहत हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर वो मौजूद ही नहीं है तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये फ्लरिश करना शुरू कर देंगे। इनको उनकी जगह दिखाना, उनकी औकात पे रखना, वो चीज़ जो है जो WBCs कर रहे थे वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा कि मल्टीपल ऑर्गेनिज्म से बॉडी का एक्सपोजर होगा एंड दैट मे बी अल्टीमेटली फेटल, यानी अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया गया तो उस पर डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यूजुअली एंटीबायोटिक थेरेपी, अगर प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी की जाए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक क्लोरमफेनिकोल वगैरह, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ऐसे हैं जो कि यूजुअली आपके बोन मैरो को सप्रेस कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरह के एंटीबायोटिक्स का प्रोलॉन्ग अगर बगैर देखे इरेशनल यूज़ किया जाता है तो उसके नतीजे में आपके जो बोन मैरो है सप्रेशन करती है। एप्लास्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ल्यूकोपीनिया एक साथ होता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो तीनों सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं ब्लड के उनकी फॉर्मेशन रुकनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो आपके इसके ऊपर आता है WBCs पे। सेकंड नंबर पे आपके प्लेटलेट काउंट, तो आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और इन द लॉन्ग रन क्योंकि 120 डेज के बाद अगर ये चीज़ लंबी चल गई तो 120 डेज के बाद जब RBCs खत्म होने शुरू होंगे तो आपको एप्लास्टिक एनीमिया भी मिलना शुरू हो जाएगा। इरेडिएशन, किसी भी किस्म के एक्सरेज हो गए या एंटी कैंसर इरेडिएशन थेरेपी हो गई, उसमें आपका बोन मैरो सप्रेस होता है और बहुत बुरा सप्रेस होता है। ठीक है, उसमें ल्यूकोपीनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंटी कैंसर एजेंट्स सारे they have the potential to decrease your bone marrow production of RBC your WBC count। ठीक है, आमतौर पे जो भी पेशेंट्स जिनको कैंसर कीमोथेरेपी मिल रही होती है उनको कहा जा रहा होता है कि जी वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और बहुत ज़्यादा सब्जियां इस तरह की लें, बिल्कुल जो नॉर्मल जो रेगुलर डाइट है वो ज़रूर रखें, ट्रेस एलिमेंट्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा खाएं ताकि उनके जो सेल्यूलर काउंट है वो नॉर्मल और मेंटेन रह सके। थायोयूरेसिल है आपका हाइपरथायराइडिज्म के अंदर ट्रीटमेंट के तौर पे दिया जा रहा होता है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल नाम है, ये भी आपका ल्यूकोपीनिया कॉज कर रहा होता है। तो मतलब ऑल टुगेदर ये तमाम चीज़ें हैं जो कि पेशेंट की कंडीशन को वर्सन कर सकती हैं। दूसरी कंडीशन बिल्कुल ऑपोजिट द ल्यूकीमिया है, यानी इट्स अ काइंड ऑफ ब्लड कैंसर, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ WBCs।
ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है आपके पास जो अब नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो सर्कुलेशन में आते हैं, यानी वो फुल्ली मैच्योर नहीं हुए हुए होते और वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स, लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, माइलोजेनस ल्यूकीमिया। लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया से मुराद है कि जो आपकी जो लिम्फोसाइट के जो डब्ल्यूबीसीज हैं, लाइक टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, उनकी मकदार जो है वो ब्लड में बढ़नी शुरू हो गई है। जबकि माइलोजेनस ल्यूकीमिया का मतलब है कि ये आपके वो सेल्स हैं, वो सेल्स हैं, उनमें प्रोलिफरेशन हो रही है जो कि माइलॉइड टिश्यू के अंदर होते हैं, यानी आपके बोन मैरो के अंदर होते हैं। ठीक है जी। वहां से फिर जो है वो आपके इमेच्योर न्यूट्रोफिल मतलब ग्रैनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स की सर्कुलेशन में मिकदार बढ़ जाती है। स्टार्ट कहीं से भी हो, एंड रिजल्ट ये निकलता है कि आपके जितने भी सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे ये जो कैंसरस सेल्स हैं वो जाके स्प्रेड करते हैं। इनको स्प्रेड करना, अच्छा, इसकी क्वांटिटी चूंकि बड़ी होती है तो ये क्या करता है कि बहुत तेज़ी के साथ आपकी बॉडी की जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं करने देता, सारी जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी तरफ घसीट लेता है, और उसके नतीजे में क्या होता है कि पेशेंट वीक हो जाता है, सिवियर किस्म के इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसमें, इसलिए कि जो आपकी जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो इमेच्योर हैं, तो दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू बेसिकली डिफेंड योर बॉडी। प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होने के नतीजे में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वो एट इटसेल्फ एक मेजर कॉज हो सकता है किसी भी बंदे की जान जाने का। ठीक है जी। तो जो ब्लड कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं यूजुअली देखा ये गया है कि उनकी स्किन से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, नाक से, कान से, आँख से, मुंह से, हर तरफ से जो है वो ब्लीडिंग हो रही होती है। वजह उसकी यूजुअली यही है कि एक तो वीक हो जाता है तो बहुत जल्दी बिस्तर पे पड़ जाता है पेशेंट। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने के नतीजे में बहुत सीवियर किस्म की ब्लीडिंग हो रही होती है। सेल्स नॉर्मल काम नहीं कर रहे तो मल्टीपल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। एनीमिया नहीं है तो ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ पेशेंट जाता है, एंड अल्टीमेट जो एंड है वो उसका डेथ है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर डब्ल्यूबीसी काउंट। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।